हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा प्रोसेस कॉस्टिंग में पहली स्टेप को, जहां प्रोसेस में कार्य के दौरान नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड किया जाता है और वास्तविक लाभ कम या ज्यादा होने पर असामान्य हानि या असामान्य बचत की स्थिति होती है। तो असामान्य हानि और असामान्य बचत और सामान्य हानि का लेखा किस प्रकार से किया जाता है, प्रक्रिया खाते कैसे बनाए जाते हैं, हमने देखा था। दूसरी स्टेप हम ले रहे हैं आज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ये अंतर प्रक्रिया या अंतः प्रक्रिया लाभ, जैसे भी बुक्स में अपने को दे रखा हो, दोनों एक ही बात है। लागत लेखांकन के दृष्टिकोण से शब्दों में ज्यादा फर्क नहीं है इनमें। हमने देखा कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में माल को भेजा जाता है। एक ही कंपनी के ये, एक ही निर्माण संस्थान के ये विभिन्न प्रोसेसेस हैं। इसमें इनपुट डाल के आउटपुट जो इसका बनता है वो सेकंड प्रोसेस को भेजा जा रहा है। सेकंड प्रोसेस के लिए वो जो है आया है वो इनपुट कहलाएगा। सेकंड प्रोसेस ने प्रोसेसिंग किया, जो भी आउटपुट बना वो ट्रांसफर किसको किया, थर्ड प्रोसेस को। थर्ड प्रोसेस के लिए ये इनपुट कहलाएगा। ये प्रोसेसिंग करने के बाद में फिनिश गुड्स स्टॉक में चला जाएगा और वहां से उसमें फिनिश गुड्स में अकाउंट में बेचने की बात अगर प्रश्न में है तो वो बाई सेल उसमें दिखा के प्रॉफिट वहां पे कंप्यूट किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब यहां से यहां पे माल को भेजा जा रहा है तो कॉस्ट कंप्यूट कर ली और कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़ के अगर माल का ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर प्राइस क्या हो गई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये स्थिति जब है कि यहां से यहां पर ऐसे ही और यहां पे भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से माल ट्रांसफर प्राइस के ऊपर जब यहां पे भेजा जाता है थर्ड प्रोसेस को, या थर्ड के द्वारा भी फिर वापस ऐसे ही लाभ चार्ज करने के बाद में आगे माल भेजा जाता है, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं, इस तरीके के प्रोसेसिंग को बोलते हैं अंतर प्रक्रिया लाभ। क्यों करते हैं ऐसा? प्रत्येक प्रक्रिया की कुशलता की जांचने के लिए, लागत की तुलना करने के लिए, फिर प्रत्येक प्रक्रिया के प्रबंधक को ये जानकारी होती है कि पिछले प्रोसेस से जो माल आ रहा है ये बाजार मूल्य की तरह समझा जाता है। फिर पिछले प्रोसेस से आ रहा है वो माल कितने रुपए पे आ रहा है, क्या इसको पिछले प्रोसेस से मंगवा के पूरा करना चाहिए या बाजार में सस्ता मिल रहा है तो बाजार से लेके उसको इनपुट यहाँ पे लेना चाहिए। तो ओवरऑल संस्था के प्रबंधक को भी ये निर्णय लेना पड़ेगा कि फर्स्ट प्रोसेस प्रॉफिटेबल है अथवा नहीं, इसको कंटिन्यू करने की जरूरत है या सीधा बाजार से माल यहाँ पे खरीद के, इस स्टेप का माल खरीद के इनपुट की तरह यहाँ पे काम में ले ले। तो ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए ऐसी स्टेप्स अपनाई जाती हैं संस्थाओं के द्वारा। एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया को लाभ जोड़ के लागत में फिर माल ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसा होने से अब क्या हो रहा है कि अगर प्रत्येक प्रक्रिया में, किसी भी प्रक्रिया में या प्रत्येक प्रक्रिया में अगर अंतिम स्टॉक बचा हुआ है तो चूंकि फर्स्ट से लाभ जोड़ के इसमें माल गया है और यहाँ पे माल बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर है, तो इस क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा अमाउंट प्रॉफिट का है। इसी को बोलते हैं न वसूल हुआ लाभ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अप्राप्य लाभ भी इसको बोलते हैं। चूंकि वो स्टॉक में ऐसा है तो वर्ष के अंत में न वसूल हुए लाभ के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बना लिया जाता है और अगले साल उसकी विपरीत प्रविष्टि वापस से कर दी जाती है। प्रक्रिया खाते में जहां तक बात है तो प्रक्रिया खाते में ध्यान अपने को यह रखना है कि जब सवाल को हम पढ़ते हैं तो स्टॉक का मूल्यांकन अपने को पढ़ना है कि स्टॉक का मूल्यांकन मूल लागत प्राइम कॉस्ट पर किया जा रहा है या कारखाना लागत यानी कि वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर किया जा रहा है। अगर उत्पादन की लागत के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है तो मटेरियल, लेबर नाम के खर्चे को जोड़ने के बाद में ओवरहेड भी जोड़ देंगे और फिर क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस करेंगे। ध्यान ये रखें, हम खाता बनाएंगे लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो नॉर्मली क्रेडिट पक्ष में होता है, यहां पर आप क्या करेंगे, डेबिट पक्ष में माइनस करेंगे। क्रेडिट के आइटम को डेबिट पक्ष में कैसे लिखा जाता है, घटा के लिखा जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमें घटाना, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्लोजिंग स्टॉक को कहां पर घटाना है।
अगर मूल लागत है तो मटेरियल और वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस तक के खर्चे जोड़ के फिर घटाना है। और अगर कारखाना लागत पर मूल्यांकन किया जाता है तो प्राइम कॉस्ट के साथ में ओवरहेड भी जोड़ देंगे, वर्क कॉस्ट आ जाएगी, उसके बाद में फिर क्लोजिंग स्टॉक को घटाया जाता है। फिर अगर क्लोजिंग स्टॉक से ठीक पहले वाली लाइन की जो टोटल आपने बनाई है उसमें अगर प्रॉफिट लिखा हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट जरूर होगा, हमें उसको निकालना पड़ेगा, उसमें क्लोजिंग स्टॉक में शामिल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, अगर मान लेते हैं कि ये 25% है लागत के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, लागत हमारे पास में प्रश्न में कैलकुलेशन करते समय आ जाती है, सीधा उसका 25% आप लगा देंगे। लेकिन अगर ये जो 25% है ये ट्रांसफर प्राइस के ऊपर है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लागत के ऊपर बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, ये जो परसेंटेज है अपॉन 100 माइनस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 100। इस एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पे 25 और नीचे 75 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 33.33% ऑन कॉस्ट। जो ट्रांसफर प्राइस के ऊपर 25% है वो लागत के ऊपर कितना हो जाएगा 33.33%, यानी 1/3 ऑफ द कॉस्ट। तो कॉस्ट के ऊपर ये अप्लाई कर लेंगे। तो इस प्रकार अगर लाभ क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किस पर करना है ये महत्वपूर्ण था। उसके बाद में प्रतिशत किसके ऊपर दिया हुआ है ये ध्यान रखना है। प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे है तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, सीधा कॉस्ट पर लगाइए। और अगर ट्रांसफर प्राइस के ऊपर है तो पहले परसेंटेज को बदल लीजिए सूत्र से, कॉस्ट पे कन्वर्ट कर लीजिए। कॉस्ट पे आने के बाद में फिर उसके ऊपर कॉस्ट के ऊपर अप्लाई हम करेंगे तो लाभ की राशि आ जाएगी। फिर जो ये प्रक्रिया जो हम अभी अपन बोल रहे हैं ये फर्स्ट प्रोसेस में भी, सेकंड प्रोसेस में भी, थर्ड प्रोसेस में भी, और उसके बाद में जो निर्मित माल खाता बनेगा, फिनिश गुड्स अकाउंट बनेगा, उसमें भी यही प्रोसीजर अपने को फॉलो करना पड़ता है। मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिखा है कि प्रश्न में अगर इस प्रकार से इंफॉर्मेशन दे रखी हो, देखिए यहाँ पे बी प्रोसेस लिया है मैंने। बी प्रोसेस लिया है क्यों, क्योंकि ए प्रोसेस से माल बी में आएगा तो ये स्टेप भी अपने को कवर हो जाएगी इसमें। प्रश्न में ये दी हुई फिगर जो होती है मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट टोटल, कि ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 12,000 जिसमें स्टॉक आयोजन जो है वो 2,000 का है। ध्यान ये रखें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल्स नहीं लिखे, ट्रांसफर प्राइस नहीं लिखे, ये भी कॉस्ट ही है, लिखते नहीं है यद्यपि, पर है ये भी कॉस्ट का ही कॉलम है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगले प्रोसेस के लिए ये कॉस्ट है, इसके लिए ये ट्रांसफर प्राइस है, पर अगले प्रोसेस के लिए ये कॉस्ट है। और तीनों प्रोसेस के लिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तो एक ही है ना, तो ये कॉस्ट ही कहलाएगी। जो भी प्रश्न में वैल्यू दे रखी है वो थर्ड कॉलम में लिखें, ये सबसे पहली चीज है जिसको आप नोटिस कर लें। फिर उल्टा चलेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तो ये टोटल आता है। तो 12,000 यहाँ पे लिखा, 2,000 का प्रॉफिट प्रश्न में दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आएगा 10,000। ऐसे 72,000 रुपया पिछले प्रोसेस आपने बनाया होगा, प्रोसेस ए, वहां पे ट्रांसफर प्राइस लिखी हुई होगी, वो यहाँ पे लेके आया 72, 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 54,000। फिर मटेरियल नाम का खर्चा है, खर्चे में कोई प्रॉफिट नहीं, तो ये पूरी की पूरी लागत है 21,000। ऐसे 15,000 में कोई प्रॉफिट नहीं, यूं चलना है अपने को, तो ये 15,000 रुपया वेजेज लागत में कोई लाभ नहीं, इसलिए वापस लागत 15,000 ही। इसका टोटल करेंगे तो 1,20,000 और इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और 2 20,000, और 20,000 इधर कम कर देंगे तो ये टोटल बन जाएगा इनका 1,00,000। अब क्या क्लोजिंग स्टॉक प्रश्न में दे रखा है 6,000 रुपया। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इससे ठीक पहले की लाइन में अगर प्रॉफिट है तो है कैसे, तो 6,000 में कितना होगा, 1,20,000 में 20,000 का प्रॉफिट है तो 6,000 में कितना होगा, ये एरो आप याद रखिए। इसी प्रकार से कंपटीशन होगी, कैसे कि 20,000 का प्रॉफिट है किसमें, 1,20,000 में, तो 6,000 में कितना होगा बराबर 1,000 है ना, 1/6, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1,000, तो 6,000 में कितना रुपए का प्रॉफिट होगा 1,000। 6,000 में 1,000 प्रॉफिट है तो यहां पे कितना होगा 5,000। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, इसको आप अच्छे से याद कीजिए। यहां पे जिस अनुपात में प्रॉफिट है इसमें भी उसी अनुपात में प्रॉफिट होगा। 20,000 है 1/20 में तो 1,000 होगा 6,000 में, दोनों का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल है। अब 6,000 में से 1,000 प्रॉफिट है तो ये 5,000 यहां पर है।
दूसरी बात यहीं पर बहुत महत्वपूर्ण एक और चीज है कि हमने कहां पर घटाया है क्लोजिंग स्टॉक को, मटेरियल के बाद में वेजेज लिखने के बाद में ओवरहेड प्रश्न में दे रखे हैं, परंतु अभी तक ओवरहेड हमने नहीं लिखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमने मूल लागत पे घटाया है, प्राइम कॉस्ट पे घटाया है। अगर प्राइम कॉस्ट पे घटाना लिखा हो तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे घटाना है। मैं दूसरी लाइन और बोलता हूं आगे, घटाना है तो यहाँ पे 19,000 और यहाँ पे 95,000, ये आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक जो क्रेडिट पक्ष में होता है वो उधर नहीं दर्शाना है, यहां लाके आपको इसको घटाना है। फिर क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किस पे किया जा रहा है, मूल लागत पर किया जा रहा है, प्राइम कॉस्ट पर इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि ओवरहेड इसके बाद में दर्शा रखे हैं। अगर आपको कहे कि कारखाना लागत पर मूल्यांकन किया जाता है तो फिर उस वाले प्रोसेस में आप क्या करेंगे, ओवरहेड को वेजेस के बाद में यहां लिखेंगे, जोड़ेंगे और फिर बाद में टोटल लगा के कैलकुलेशन का तरीका क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट का तरीका तो यही रहेगा, बस फर्क क्या पड़ेगा, ये जो ओवरहेड है यहां से उठ के इस जगह पे जुड़ने में आ जाएगा, ये फर्क पड़ेगा अगर वर्क कॉस्ट पे क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन करना है तो। फिलहाल नहीं करना है। प्राइम कॉस्ट यहां पर ले लीजिए, ओवरहेड प्रश्न में 6,000 दे रखा है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है तो सारा की सारी लागत है, टोटल कर ले इसका, ये टोटल कॉस्ट आ रही है 1,01,000। अब मान लेते हैं यहां पर कि जो प्रॉफिट है वो है 20% ऑफ ट्रांसफर प्राइस। लाइन कैसे मिलेगी अपने को, प्रक्रिया बी का उत्पादन प्रक्रिया सी में 20% ट्रांसफर प्राइस पे हस्तांतरित मूल्य पे जोड़कर भेजा जाता है। प्रोडक्शन और आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी इज ट्रांसफर टू प्रोसेस सी एट 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो अब ट्रांसफर प्राइस तो अपने पास में है नहीं, है ना, ये टोटल तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हुई है पहले से, परंतु ट्रांसफर प्राइस तो फिलहाल है नहीं, लागत है। हाँ, ये ध्यान रहे, लागत 1,01,000 नहीं कहेंगे आप, लागत क्या कहेंगे, ये भी लागत ही है 1,20,000। आपको ट्रांसफर प्राइस पे रेट चाहिए, परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 100, ये जो आएगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आ जाएगा 20/100 में से 20 को घटाएंगे इंटू 100 करेंगे तो 20/80 1/4 100 का, यानी कि 25%। कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट, 25%। यहाँ पे हम बताएंगे एट द रेट ऑफ 25%। हमें हमेशा यहाँ पर कॉस्ट पर ही चाहिएगा प्रॉफिट का परसेंटेज, तो ये कन्वर्जन आपको अक्सर करना पड़ेगा इस फॉर्मूले के तरीके से। 25% किसका, इसका। ये भी याद रखिए कि सबसे पहले वैल्यू यहीं पर भरी जानी है, 1,20,000 का 25% आपको करना है 30,000 रुपया, और ये क्या चीज है, ये प्रॉफिट है 30,000 रुपया। ध्यान रखिए, अगर प्रॉफिट है तो सारा प्रॉफिट के कॉलम में ही आएगा, तो इस वाले फर्स्ट कॉलम यानी कॉस्ट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये टोटल 1,01,000 हो गया, यहां पर 49,000, यहां पे 1.5 लाख, तो ये की ये राशि। अब ट्रांसफर प्राइस आ गया कितना, 1.5 लाख। मैंने इधर पहले लिख दिया है ये 1.5 लाख, ये यहां पे लिखने के बाद में वापस 1.5 लाख यहां पर, ये 49 लिखने के बाद में यहां पे 49, ये 1,01,000 लिखने के बाद में 1,01,000। इसका मतलब प्रोसेस बी का जितना भी उत्पादन है उसकी लागत 1,01,000 थी, लाभ चार्ज किया गया उसके ऊपर 49,000 49,000 और ट्रांसफर प्राइस बनी 1.5 लाख। अगले प्रोसेस की लागत कितनी कहलाएगी, 1.5 लाख। इस प्रोसेस की लागत ये थी 1,01,000, लेकिन ट्रांसफर प्राइस कितना है 1,50,000। तो इस प्रकार से प्रोसेस खाता बनाया जाता है। जैसे मैंने ये बी बनाया, ऐसे कैसे अब सी बनेगा। पहले इससे पहले वाला प्रोसेस ए आपका बन जाएगा, उसमें बस केवल ये लाइन नहीं होगी प्रोसेस ए अकाउंट, क्योंकि उससे पहले कोई प्रोसेस नहीं था, इसके बाद वाले में आएगी। और जो प्रोसेस सी बनेगा वहां पर फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और फिनिश गुड्स वापस ऐसे ही बनेगा जिसमें कि ओपनिंग स्टॉक होगा। प्रोसेस सी से जो माल गया है वो वहां पे होगा, यहीं पर क्लोजिंग स्टॉक
घटाने का काम अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स में मटेरियल नहीं होगा, खर्चे नहीं होते, मटेरियल नहीं, लेबर नहीं, ओवरहेड नहीं, तो यहीं पर आपको क्लोजिंग स्टॉक को घटाना है और सेलिंग प्राइस क्रेडिट साइड में दिखा के बैलेंस जो बचेगा वो प्रॉफिट है वो P&L अकाउंट में लेके जाना है। फिनिश गुड्स में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड नहीं होंगे, तो ओपनिंग स्टॉक और प्रोसेस सी से जो टोटल बन रहा है उसी में से क्लोजिंग स्टॉक को घटाना है और फिर क्रेडिट पक्ष में सेल्स को दर्शाते हुए वो जो बैलेंसिंग फिगर आप टोटल का करेंगे तो अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा और जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पर प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर P&L अकाउंट में चला जाएगा फिनिश गुड्स अकाउंट में। ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और बोले, अब अंतर प्रक्रिया लाभ की बात कर रहे हैं तो टेक्निकली एक बात थी, हमने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी जब बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो क्या बात कही थी कि अनरियलाइज प्रॉफिट। मैं इसको इस सवाल में इस तरीके से समझाता हूं कि रियलाइज प्रॉफिट और अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है। P&L अकाउंट हम बनाए, स्टेटमेंट भी बनाया जा सकता है, मैं बोल दूंगा बाद में, परंतु अगर P&L अकाउंट बनाए तो आसान होता है। यहां पे आप लिखिए बाई प्रोसेस प्रॉफिट पूरा ऐसे लिखिए, अनरियलाइज प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, है ना, ओपनिंग स्टॉक। यहां पे प्रोसेस जो फर्स्ट है, प्रोसेस सेकंड है, प्रोसेस थर्ड है और फिनिश गुड्स है। इनमें अगर अनरियलाइज प्रॉफिट अगर कोई है ओपनिंग स्टॉक का तो वो सब जोड़ के यहां पे आउटर कॉलम में बता दीजिए। ये हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट और स्टॉक रिजर्व इन ओपनिंग स्टॉक। फिर आप क्या करें, बाई, यहां पे तो देखिए अनरियलाइज प्रॉफिट के खाते को आपने लिखा है ना। फिर यहां पे आपको क्या करना है, बाई प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस समय बाई लगाए, क्रेडिट पक्ष की ये अकाउंट है, प्रोसेस सेकंड क्योंकि यहाँ पे हम अकाउंट बनाते हुए आए हुए हैं, प्रोसेस थर्ड, बाई फिनिश गुड्स अकाउंट। यहां पे आप लेके आए क्या, जो P&L अकाउंट की जो राशियां थी वो यहां पर लेके आए। हर प्रोसेस में P&L अकाउंट की जो राशि थी वो यहां पे लेके आए। जैसे प्रोसेस बी के सामने आपको क्या लेके आना है, ये P&L अकाउंट और राशि कितनी यहां से लेके आनी है, 30,000 रुपया। प्रोसेस सेकंड के लिए 30,000। ऐसे ही बाकी सारे प्रोसेस और फिनिश गुड्स का प्रॉफिट यहाँ पे लेके आइए, इससे आपको क्रेडिट पक्ष का टोटल मिल जाएगा। यहां पे क्या बताएंगे, बाई, जैसे ये बताया है, बाई टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। इसको आप चाहे तो स्टॉक रिजर्व ब्रैकेट में क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपने ओपनिंग स्टॉक में लिखा था क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट, प्रोसेस फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का और फिनिश गुड्स का इनर साइड में उसका टोटल बना लीजिए। अब ये वैल्यूज कहां से लेके आएंगे, तो ये रही, जहां आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है इसमें जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो बीच वाले कॉलम में है, ये 1,000 रुपया। जैसे यहां पर सेकंड के लिए मुझे लिखना पड़ेगा तो क्या बोलूंगा मैं, 1,000 रुपया। ऐसे ही सबका वैल्यू यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पे बताइए। फिर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा उसका नाम है कॉस्टिंग P&L अकाउंट या P&L अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर की तरह आएगी आपकी वैल्यू। ये रियलाइज प्रॉफिट है, ये है रियलाइज प्रॉफिट, वसूल हुआ लाभ। इसका मिलान कर लें आप, ये जो फिगर आएगी ना बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे P&L अकाउंट के सामने, जो आपने फिनिश गुड्स अकाउंट बनाया है, क्रेडिट पक्ष में यहाँ पे लिखा हुआ है बाई सेल्स, तो यहाँ पे बीच में प्रॉफिट वाले कॉलम में ये जो राशि है फिनिश गुड्स अकाउंट में, ये है वसूल हुआ लाभ, वसूल हुआ लाभ, ये वसूल हुआ लाभ है। अगर आपसे पूछा जाए कि ना वसूल हुए लाभ की स्थिति बताइए तो क्या करेंगे, इनको जोड़ लीजिए और इसमें से ये वैल्यू को अपन घटा दें तो ये वसूल हुआ लाभ आ जाएगा और ये लाभ यहाँ पे बता रखा है, इसका मिलान इससे कीजिए, ये फिगर है वो इससे जरूर मिलनी चाहिए। इसका मतलब आपने कैलकुलेशन सब सही स्थान पे लिखी हुई है।
तो इस प्रकार से हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में कैलकुलेशंस करते हैं। दोनों ही चीजें ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे कोशिश की आपको समझाने की कि किस प्रकार से कैलकुलेशंस टेक्निकल जो होती हैं, विशेष जगह जहाँ पे आपको याद रखना है वो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके किया है। आप इसी प्रकार से सवाल लीजिए अपनी बुक से और उसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप समझ में आ जाएगी बातें। कैलकुलेशन 2 सवाल करेंगे तो कैसे की जाती है समझ में आएगी। थैंक यू।